वेलकम टू अरियंत। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डिबेंचर्स का निर्गमन। डिबेंचर यानी ऋण पत्र जो होते हैं हमारे कंपनी के, उनको जनता में किस प्रकार से निर्गमन कर रहे हैं, किस तरह से जनता को दिए जाते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं पहले डिबेंचर, हम इस पर डिस्कस कर लें। डिबेंचर जो हैं वो कंपनी के ऋण, लोन को दर्शाते हैं। यानी कंपनी को अगर लोन चाहिए तो लोन के लिए बैंक में जाना पड़ता है। हम यहाँ बैंक में न जाकर पब्लिक से लोन इकट्ठा कर रहे हैं, और पब्लिक से जो लोन इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए जो हम मार्केट में एक सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं उसे बोल रहे हैं ऋण पत्र, डिबेंचर्स। तो जरा देखो तो कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ रही है, और पैसे तो हम शेयर से भी इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम शेयर से इसलिए इकट्ठा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी एथोराइज कैपिटल से ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकते। तो एथोराइज कैपिटल के बराबर अगर हमने शेयर मार्केट में इशू कर लिए और उसके बाद हमें फंड चाहिए, तो फिर हमें उसके लिए डिवेंचर इशू करना पड़ते हैं। तो हमें यही बता रखा है आपको कि कंपनी की जो एथोराइज कैपिटल होती है, अधिकृत पूंजी होती है, से अधिक मूल्य के अंशों का निर्गमन नहीं हो सकता। अतः जब कंपनी को दीर्घकाल की अवधि के लिए अंश पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह ऋण पत्र निर्गमित करके जनता से ऋण प्राप्त करती है। ये एक ऋण का काम करते हैं, लोन का काम करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि जो डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं वो ऋण का पत्र है, यानी कि एक सर्टिफिकेट है जो लोन को दर्शाता है, जिसपे कंपनी की सील लगाई होती है। ऋण पत्र से आशय ऐसे विलेख से है जो कंपनी द्वारा ऋणदाता को ऋण प्राप्ति का लिखित प्रमाण पत्र के रूप में निर्गमित किया जाता है, जिस पर कंपनी की सार्वमुद्रा, कॉमन सील जो होती है हमारी, वो सार्वमुद्रा अंकित होती है, तथा मूलधन की वापसी, ब्याज की दर, संपत्तियों पर प्रभार आदि सभी शर्तों का उसमें क्या उल्लेख रहता है। ऋण पत्रों का निर्गमन से प्राप्त राशि ऋण, लोन या ऋण पूंजी कहते हैं। तो आपके पास जो डिबेंचर है वो डिबेंचर कंपनी के लोन को दर्शाता है। एक सर्टिफिकेट है जिसमें कंपनी पर ब्याज की दर, कितना % ब्याज मिलेगा, संपत्तियों पर प्रभार है या नहीं है, वो ये सारी बातों का उस पर उल्लेख रहता है। हमारे पास क्या क्या विशेषताएं होती है एक डिबेंचर में, हमें ये याद होनी चाहिए। डिबेंचर की विशेषताओं में पहला पॉइंट है हमारा कि डिबेंचर एक ऐसा विलेख है जो ऋणदाता को ऋण प्राप्ति का लिखित प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाता है। यानी कंपनी में इस चीज का हमें पता लग जाता है कि किसी व्यक्ति को ऋण दिया है, कोई व्यक्ति कंपनी को ऋण दे रहा है, तो कंपनी को ऋण दे रहा है तो कितनी अमाउंट का दे रहा है, उसके लिए ऋण का एक सर्टिफिकेट इशू होता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास ऋण पत्र पर कंपनी की सील या वो सार्वमुद्रा अंकित होती है, जो ये दर्शाता है कि कंपनी ने वास्तव में ये डिवेंचर इशू किए हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ऋण पत्र मूलधन की राशि के शोधन निर्धारित शर्तों के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात कंपनी जो डिवेंचर इशू कर रही है उनके बारे में कंपनी ये बताती है कि वो कितने वर्ष के लिए इशू हैं, यानी जो शोधन की शर्तें हैं, कब पेमेंट किया जाएगा उनका, और अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट कितनी अमाउंट से किया जाएगा, ये सब उसमें उल्लेख रहता है। ऋण पत्रों पर निर्धारित दर से क्या दिया जाएगा, आपका ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो कंपनी अपने डिबेंचर जो पब्लिक को इश्यू कर रही है उस डिबेंचर को हम लोन बता रहे हैं, और लोन पर कंपनी को क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि यहाँ पर जो पैसा हम इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, जैसे कंपनी शेयर इशू करती है वैसे वैसे डिबेंचर भी इशू होती है, तो उनका जो याचनाओं का पैसा होता है, अगर कोई ऋण पत्र धारक उसका भुगतान नहीं करता, ऋण पत्र धारक उसका भुगतान नहीं करता, तो फिर डिबेंचर को हम शेयर्स की तरह फॉरफिटेड नहीं करते। तो ये चीज ध्यान रखना कि डिबेंचर फॉरफिटेड नहीं होते। जब फॉरफिटेड नहीं होंगे तो री इशू भी नहीं होंगे। और लास्ट, ऋण पत्र धारकों को मत देने का अधिकार नहीं होता। डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग पावर नहीं होती, वो वोट नहीं डाल सकते। तो ये आपको याद रखना है। तो ये मेन विशेषताएं हैं आपकी। नेक्स्ट आ रहा है डिबेंचर के प्रकार। कितने प्रकार के डिबेंचर हो सकते हैं या उनको हम कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है आपका सुरक्षा के आधार पर डिबेंचर को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र।
तो असुरक्षित ऋण पत्र का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो डिबेंचर जनता को दे रही है उन डिबेंचर पर किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती। तो अगर संपत्ति गिरवी नहीं है तो इसका मतलब अगर डिबेंचर को पैसा चुकाना है तो वो कंपनी के समापन पर ही चुकाया जाएगा, यानी कि कंपनी के पास पैसा बचेगा तो चुकाएंगे वरना नहीं चुकाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सुरक्षित ऋण पत्र हुए तो कंपनी की जो भी संपत्ति होगी जिस पर उन्होंने मॉर्गेज कर रखा है उसको बेचेंगे और बेचकर जो पैसा इकट्ठा होगा उससे पहले डिबेंचर को पेमेंट होगा। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में अंतर होता है। अनसिक्योर्ड में हम बात कर रहे हैं कि कोई संपत्ति उस पर प्रभाव नहीं करता, कोई संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। तो असुरक्षित ऋण पत्र बिना किसी प्रतिभूति के निर्गमित किए जाते हैं। बिना किसी प्रतिभूति का मतलब उन पर कोई संपत्ति गिरवी नहीं रख रखी। इन ऋण पत्रों का मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए कंपनी की संपत्तियां बंधक नहीं होती, गिरवी नहीं रखी जाती। तो मैं यही बोला था कि कोई संपत्ति पर प्रभाव नहीं होगा, गिरवी नहीं रखेंगे, तो ऐसे डिबेंचर क्या कहलाएंगे आपके अनसिक्योर्ड। और जब इन डिबेंचर्स पर कोई संपत्ति गिरवी रख दी जाती है तो वो कहलाते हैं सिक्योर्ड। देखो दे रखा है आपके पास सिक्योर्ड या बंधक ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों को बंधक रखकर निर्गमित किए जाते हैं। तो कंपनी बंधक रख रही है अपनी संपत्तियों को किसके पास? डिबेंचर के पास। ऋण पत्रों के मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए कंपनी की संपत्तियों का प्रभार उत्पन्न होता है। प्रभार का मतलब है कि प्रायोरिटी हो गई एक तरह से कि अगर कंपनी बंद हो रही है और कंपनी का समापन पर अगर हमें पहले पेमेंट करा तो संपत्ति बेचकर पहले डिबेंचर को क्या किया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा। तो इसलिए डिबेंचर सिक्योर्ड हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। तो सुरक्षा के आधार पर हमने डिबेंचर को दो हिस्सों में बांट रखा था। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिकता के आधार पर। डिबेंचर को हम उनकी प्राथमिकता के आधार पर भी हिस्सों में बांट देते हैं, फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर। तो फर्स्ट डिबेंचर अगर है तो फर्स्ट का मतलब है पहली प्रायोरिटी। तो कंपनी अगर पहले पैसा लौटाएगी तो इनको लौटाएगी, और सेकंड डिबेंचर होंगे तो इनकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी आपकी? सेकंड, यानी इनको देने के बाद इनका नंबर आएगा। तो प्रथम ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिन पर बंधक संपत्तियों से ऋण पत्र धारकों को अपनी राशि वसूल करने का पहला अधिकार होता है, प्रथम अधिकार होता है। तो पहले संपत्तियां बेचेंगे और पहले इनको भुगतान करेंगे। ऐसे ऋण पत्र जिन पर बंधक संपत्तियों से ऋण पत्र धारकों को अपनी राशि वसूल करने का अधिकार प्रथम ऋण पत्र धारकों को भुगतान करने के बाद होता है तो वो क्या कहलाएंगे? आपके सेकंड डिबेंचर। तो नाम ही सेकंड है, यानी पहले फर्स्ट डिबेंचर को पेमेंट होगा, उसके बाद सेकंड डिबेंचर्स को पेमेंट होगा अगर कंपनी दोनों तरह के डिबेंचर इश्यू करती है तब। नेक्स्ट आ रहा है शोधन के आधार पर। शोधन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन। शोधन का मतलब होता है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को पेमेंट कब करेगी। शोधन का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के तब डिबेंचर का भुगतान कर दिया जाएगा। तो डिबेंचर का अगर पेमेंट करने का एक फिक्स टाइम पीरियड निर्धारित कर देंगे कि भाई 5 साल बाद, 8 साल बाद हम डिबेंचर को पेमेंट कर देंगे, उनका लोन चुका देंगे, तो वो तो कहलाएंगे आपके शोधनीय या शोध्य ऋण पत्र। और जो कंपनी अपने जीवन काल में जिनका पेमेंट रिफंड नहीं करेगी या कंपनी अपने जीवन काल में भुगतान की कोई अवधि निर्धारित नहीं कर रही, वो क्या कहला रही है? आपकी अशोध्य ऋण पत्र कहला रहे हैं। अशोधनीय ऋण पत्र, इररिडीमेबल डिबेंचर। शोध ऋण पत्र को पढ़ लेते हैं अपन। शोध ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में ही कर दिया जाता है, यानी कंपनी बंद नहीं हो रही, कंपनी चल रही है और बीच में ही उनका पेमेंट कर देते हैं। जो भी टाइम पीरियड मानते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, जितने टाइम पीरियड के लिए हमने इश्यू किया है उतने टाइम पीरियड बाद डिबेंचर का पेमेंट कर देते हैं। इसके लिए एक निश्चित अवधि के बाद होते हैं ये आपके शोधन पेमेंट होगा। अशोध्य ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जाता, यानी कंपनी जब तक चलती रहेगी तब तक ये डिबेंचर मार्केट में रहेंगे और इनका शोधन या इनका पेमेंट तब होगा जब कंपनी का क्या कर दिया जाएगा? समापन कर दिया जाएगा। तो समापन होगा तब इनका पेमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका रजिस्ट्रेशन के आधार पर, कि रजिस्ट्रेशन जो होता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब है अपने नाम से ट्रांसफर करना। तो कंपनी अपने डिबेंचर्स को रजिस्ट्रेशन के बेस पर भी दो हिस्सों में बांटती है, वाहक और पंजीकृत। वाहक ऋण पत्र या बियरर डिबेंचर्स जिसे हम बोल रहे हैं, इसमें कंपनी पब्लिक को डिबेंचर तो देती है लेकिन उनको अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं करती कि किस व्यक्ति के पास कितने डिबेंचर हैं। उनका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता, उनका नाम, पता, एड्रेस कोई रिकॉर्ड नहीं होता।
तो वो कौन से होते हैं आपके वाहक ऋण पत्र। यानी अगर मेरे पास किसी कंपनी के डिबेंचर हैं और मैं किसी को बेच रहा हूं तो भी कंपनी ये रिकॉर्ड नहीं करी कि भाई इस पर्सन ने उस पर्सन को बेच दिए तो क्या डिबेंचर होने चाहिए था क्या, तो कंपनी हमारे पास ऐसे डिबेंचर रखती है तो वो कौन से होते हैं वाहक ऋण पत्र। और ऐसे डिबेंचर जिनका नाम पता डिबेंचर होल्डर्स का नाम पता रखती है तो वो क्या कहलाएंगे आपके रजिस्टर्ड ऋण पत्र, पंजीकृत ऋण पत्र। पढ़ लेते हैं अपन इनको। वाहक ऋण पत्र वे होते हैं जिनके धारकों का नाम या पता कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता, यानी वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती कंपनी। और पंजीकृत ऋण पत्र वे धारक क्यों उन धारकों को होता है जिनका नाम पता ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में क्या होता है लिखा रहता है। तो कंपनी अगर रिकॉर्ड करके रखती है कि भाई किसके पास कितने डिबेंचर हैं तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, और अगर कंपनी रिकॉर्ड करके नहीं रखती तो वो क्या कहलाएगी आपकी बियरर डिबेंचर्स। नेक्स्ट आता है आपके पास परिवर्तन के आधार पर कन्वर्टेबल यानी कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन का मतलब है कंपनी डिबेंचर को बदल सकती है, परिवर्तित कर सकती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं दो तरह के हैं, परिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र का मतलब है कंपनी के पास जो डिबेंचर हैं वो डिबेंचर जनता को दे दिए जाते हैं और जनता को देने के बाद कंपनी एक टाइम पे डिसाइड करती है 2 साल 5 साल 7 साल बाद उन डिबेंचर को वापस लेके बदले में नई सिक्योरिटीज क्या कर दी जाती है इश्यू कर दी जाती है, यानी डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया जाता है दूसरी सिक्योरिटीज में। तो वो क्या कहलाएंगे आपके परिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय ऋण पत्र वे होते हैं जिनका धारकों को एक निर्धारित अवधि के बाद निर्धारित शर्तों पर अपने ऋण पत्रों को संपूर्ण राशि या उसके किसी एक भाग को बदलने में अंश या प्रतिभूतियां प्राप्त करने का विकल्प होता है। ये डिबेंचर होल्डर के ऊपर इच्छा होती है कि वो चाहे तो इनको परिवर्तित कर सकता है और उसकी इच्छा नहीं है तो वो परिवर्तित नहीं कर सकता। ऋण पत्रों की राशि का कुछ भाग को ही अंशों में या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित कराने का अधिकार है, तो ऐसे ऋण पत्रों को अंशतः परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। और अगर पूर्ण भाग को कन्वर्ट कराने का अधिकार होगा तो वो क्या कहलाएंगे आपके पूर्णतः परिवर्तित ऋण पत्र कहलाएंगे। तो ये आपके पास डिबेंचर की जो कंडीशन है, डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं उसमें लिख दिया जाता है कि वो पार्टली कन्वर्टेबल है या फुली कन्वर्टेबल है। तो ये डिबेंचर्स के अभी आज जो हमने बात कही थी कि एक प्रलेख होता है जिसमें शर्तें लिखी होती है, तो वहां पता लगेगा कि हम पूरे डिबेंचर्स को अन्य सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं या कुछ डिबेंचर्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो जो भी कन्वर्ट कर सकते हैं वो परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। सेकंड आता है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। तो नाम से पता है कि जिनका हम अदर सिक्योरिटीज में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आपके पास अपरिवर्तनीय ऋण पत्र वे होते हैं जिनके धारकों को अपने ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि या उसका एक भाग अंश में बदलने का अधिकार नहीं होता। तो आप अदर सिक्योरिटीज में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्याज के आधार पर। डिबेंचर्स के लिए मेन आधार होता है ब्याज, क्योंकि जो भी व्यक्ति डिबेंचर इशू करता है उस पर ब्याज दिया जाता है। तो डिबेंचर्स पर हमें ब्याज कितना परसेंट मिल रहा है उसकी अगर दर निश्चित होगी तो वो दर वाले के होंगे। तो निश्चित कूपन दर के ऋण पत्र, निश्चित कूपन दर पे का मतलब है ब्याज की दर क्या कर दी जाएगी, फिक्स कर दी जाएगी। आगे पढ़ेंगे डिबेंचर जब लिखते हैं, जैसे लिख दिया डिबेंचर पर 6% डिबेंचर, तो ये 6% डिबेंचर्स का मतलब है डिबेंचर के अंकित मूल्य पर हर साल आपको 6% ब्याज मिलेगा। अगर यहाँ 6% की जगह लिखा हुआ है 7% डिबेंचर्स, तो आगे डिबेंचर के 7% लिखा हुआ है, इसका मतलब हर साल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 7%। तो जब भी डिबेंचर पढ़ो तो डिबेंचर के आगे रेट देखना, लिखी रहेगी 10%, 8%, 9%, 12%। तो ये काय की दर होती है, आपकी ब्याज की दर होती है। डिबेंचर पे कितना परसेंट एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी रेट होती है आपकी, वो एनुअल रेट होती है, ध्यान रखना। विशिष्ट कूपन दर, तो हम क्या बात करते हैं, ऐसे ऋण पत्र जिन पर निर्गमन की शर्तों के अनुसार निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ये निर्धारित दर पहले से निर्धारित होती है कि हमें 8% देना है, 6 देना है, 5 देना है, जितना देना है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो, दोनों कंडीशन में आपको निश्चित दर से क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास शून्य कूपन दर। शून्य कूपन दर का मतलब क्या है कि डिबेंचर पर ब्याज की दर 0 होती है। अब डिबेंचर पर ब्याज की दर 0 होगी तो फिर इसका मतलब ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज मिलेगा लेकिन इनका ब्याज देने का तरीका अलग होता है। शून्य कूपन जो दर वाले जो डिबेंचर होते हैं
उनको कंपनी बट्टे पर इशू करती है, और जब इनका मैच्योर्ड होता है तो वो पूरा भुगतान करती है। यानी यूं समझ ले रहे हैं कि अगर कंपनी का एक डिबेंचर 100 रुपए का है और कंपनी इनको 80 रुपए में जनता को देती है, कंपनी इनको 80-90 रुपए में बट्टे पर डिस्काउंट पे क्या कर देती है, इनको इशू कर देती है। तो जनता से तो 80 मिले, जब भुगतान करेगी तो 100 रुपए भुगतान करेगी, तो ये 20 रुपए उनका क्या बन जाता है, ब्याज बन जाता है। तो इन पर रेट फिक्स नहीं है कि ब्याज कितना मिलेगा, इनका डिस्काउंट की रेट और इनकी मैच्योरिटी की रेट का जो डिफरेंस होता है उसी को ब्याज माना जाता है। देखो लिखा हुआ है हमारे पास, ऐसे ऋण पत्र जिनका निर्गमन बिना पूर्व निर्धारित ब्याज के दर के आधार पर किया जाता है, यानी इन पर कोई ब्याज की दर निर्धारित नहीं है, कोई इंटरेस्ट की रेट फिक्स नहीं है। शून्य कूपन दर ऋण पत्र या बॉन्ड कहलाते हैं, जिनका निर्गमन अत्यधिक कटौती पर किया जाता है। तो डिस्काउंट पे कर दिया, यानी 100 रुपए की चीज कितने में बेच दी हमने, 80 पर। ऋण पत्र के निर्गमन मूल्य और शोधन मूल्य का अंतर ही कुल ब्याज माना जाता है। तो हमारे पास जो शोधन मूल्य है, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आपको 100 रुपए चुकाने पड़ेंगे और अभी आपने 80 में इश्यू कर दिया था, तो 20 रुपए का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ब्याज कहलाएगा। तो इन पर ब्याज की दर नहीं होती, इन पर अंतर से ब्याज निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे पास कि शेयर्स और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, कि हमारे जो शेयर्स इशू के थे उनमें पब्लिक से शेयर से भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और डिवेंचर से भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऋण पत्र और अंश, इनको निर्गमन करने में क्या अंतर है कंपनी के लिए। तो कंपनी के लिए अंश की प्रकृति की बात कर रहे हैं। सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदेगा तो उसका मालिक यानी वो ओनर बनता है, यानी कंपनी में ओनरशिप मिलती है। अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदोगे तो आप जितना हिस्सा खरीदोगे उतना हिस्से के आपके कंपनी के मालिक बन जाओगे। अगर आप डिवेंचर खरीदते हो तो डिवेंचर ऋण का भाग होता है, लोन का भाग होता है, इसलिए इसमें हिस्सेदार नहीं बनते, ऋणदाता कहलाते हो कि आपने लोन दिया है, लेकिन आप कंपनी में हिस्सेदार नहीं बनोगे। सेकंड पॉइंट है आपके पास कंपनी की स्थिति, कि कंपनी की क्या स्थिति होती है। अंशधारक कंपनी के क्या कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं, जबकि ऋण धारक कंपनी के क्या कहलाएंगे, लेनदार होते हैं, यानी पैसा देने वाले हैं, पैसा दिया है उन्होंने, अब बाद में पैसा मांगेंगे भी से, तो वो लेनदार हैं आपके। प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है, कंसिडरेशन के रूप में क्या मिलता है। तो अगर आप शेयर खरीद के रखोगे तो आपको लाभांश मिलता है, यानी आप किसी कंपनी के अंश खरीदोगे तो अंशों पर प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को लाभांश बोलते हैं अपन। तो कंपनी यहाँ पे लाभांश देती है अगर आप अंश खरीदते हो। तो ऋण पत्रों पर अगर हम बात करें तो ऋण पत्रों पर हम इतनी देर से बात ही कर रहे थे कि क्या मिलता है, आपको ब्याज मिलता है, और ब्याज की दर जनरली फिक्स होती है। अगर जीरो कूपन दर नहीं होंगे तो आपके पास ब्याज की दर फिक्स होगी, 8%, 7%, 6% जो भी दर होगी उनको दे दी जाती है। नेक्स्ट आ रहा है आपका प्रत्याय की दर, प्रत्याय रिटर्न की रेट। लाभांश की दर जो होती है आपके पास वो निश्चित नहीं होती। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं हमारे, उन पर लाभांश की दर निश्चित होती है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां इक्विटी शेयर इशू करती है। प्रेफरेंस शेयर तो अब मार्केट से धीरे धीरे कम हो गए। तो कंपनी जो इशू कर रही है वो इक्विटी इशू कर रही है, और इक्विटी अंशों पर लाभांश की दर पहले से निर्धारित नहीं होती। तो हमारे पास अगर हम इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं तो प्रत्याय की दर यानी रिटर्न की रेट पहले से डिसाइडेड नहीं है। दूसरा, कंपनी लाभ होता है तभी देती है, अगर लाभ ही नहीं होगा तो नहीं देगी। तो लाभांश की दर कंपनी के लाभों पर निर्भर करती है। अगर लाभ अच्छा होगा तो ज्यादा रेट से दे दिया जाएगा, लाभ कम होगा तो कम रेट से दे दिया जाएगा, यानी पहले से डिसाइडेड नहीं है। जबकि ऋण पत्रों पर जो ब्याज की दर है वो पहले से निर्धारित है, तो उतना ही ब्याज देंगे, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो चाहे प्रॉफिट कम हो रहा हो। यानी प्रॉफिट से हमें कोई मतलब नहीं है, आपके ब्याज की दर क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। नेक्स्ट अंतर आ रहा है हमारे पास कटौती पर निर्गमन। कटौती पर निर्गमन मतलब डिस्काउंट पर निर्गमन। कंपनी जब डिवेंचर इश्यू करती है, शेयर्स तो हम पढ़ चुके हैं तो पहले शेयर की बात कर लें। शेयर जो इश्यू होते हैं वो एट पार या प्रीमियम यानी सम मूल्य पर या प्रीमियम पे इश्यू होते हैं। डिस्काउंट पर हम शेयर इश्यू नहीं करते, और इश्यू भी करते हैं तो वो सिर्फ स्ट्रेट इक्विटी शेयर होते हैं, इसके अलावा और कोई शेयर नहीं होते। जबकि डिवेंचर जो जनता को इश्यू हो रहे हैं वो एट पार पे भी इश्यू हो रहे हैं, प्रीमियम पे भी हो रहे हैं, डिस्काउंट पे भी हो रहे हैं, यानी सम मूल्य, प्रीमियम और बट्टे तीनों पर हम ऋण पत्रों को इश्यू कर सकते हैं। तो यानी डिवेंचर की बात करें तो डिवेंचर तो डिस्काउंट पर इश्यू किए जा सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी के अंश हम कटौती पर निर्गमित नहीं कर सकते, उन पर प्रतिबंध होता है। अगर इश्यू होंगे तो वो सिर्फ कौन से होंगे, स्ट्रेट इक्विटी अंश होंगे,
वही कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू, सही, शेयर इक्विटी शेयर ही कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो आपको डिस्काउंट पे ध्यान रखना है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते, जनरली डिवेंचर इशू करेंगे। अभी एंटी भी पढ़ेंगे हम, डिस्काउंट की क्या क्या एंटी होती है। अभी उसी बात पे आते हैं अपन, एंटी क्या होती है। डिवेंचर का जब निर्गमन करते हैं तो पहली बात तो अभी हाल हमने बात कही कि निर्गमन 3 प्राइस पे होता है। निर्गमन के लिए पहला प्राइस है एट पार, सममूल्य, दूसरा प्राइस है आपका प्रीमियम, और तीसरा प्राइस है आपका डिस्काउंट। तो हम जो डिवेंचर इशू करते हैं वो 3 तरह से, 3 प्राइस पर, 3 तरह के प्राइस पर इशू कर सकते हैं। अगर अंकित मूल्य पे इशू कर रहे हैं तो सममूल्य पे इशू कर रहे हैं, अंकित मूल्य से ज्यादा पे इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, अंकित मूल्य से कम पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो सवाल में जैसी कंडीशन होगी हमें देखना पड़ेगा अंकित मूल्य से कैसे इशू हो रहा है। अंकित मूल्य पहले से डिसाइडेड नहीं है, अंकित मूल्य 100 रुपए भी हो सकता है, अंकित मूल्य 50 रुपए भी हो सकता है, अंकित मूल्य 10 रुपए भी हो सकता है। तो ये तो कंपनी के डिवेंचर्स कितने का कंपनी रखती है उस पर डिपेंड करता है। अगर अंकित मूल्य से कम ज्यादा इशू करेगी तो एट पार प्रीमियम वाली कंडीशन लग जाएगी। फिलहाल डिवेंचर का जो निर्गमन करती है वो 3 प्रकार से करती है कंपनी, नगद में, नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल में, या सहायक प्रतिभूतियों के रूप में। तो हम तीनों कंडीशन पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास डिवेंचर कैसे इशू करते हैं। तो सबसे पहले नगद की बात करते हैं। प्राइस 3 तरह का है, तीनों तरह की एंट्रीज आएगी हमारे पास। अगर हम डिवेंचर्स को नगद में इशू कर रहे हैं तो डिवेंचर को नगद में निर्गमन करने के लिए कंपनी की राशि को एक साथ पैसा ले सकती है या किस्तों में पैसा ले सकती है। एक साथ तो हम पूरा पैसा जनरली एप्लीकेशन के साथ ही ले लेते हैं, ठीक है, पूरा पैसा किसके साथ ले लेते हो आप, एप्लीकेशन के साथ। और अगर किस्तों में लेते हैं तो आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट का पैसा हम जनरली 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं अपन, एप्लीकेशन मनी, आवेदन राशि, आवेदन राशि। दूसरी इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अपन अलॉटमेंट, बंटन राशि, अलॉटमेंट, बंटन या आवंटन राशि। और तीसरी जो राशि होती है वो कॉल्स होती है हमारी, वो कॉल्स, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो होती है, याचना, याचना राशि। तो कंपनी आपके पास 3 तरह से, यानी 2 तरह से पैसा मांग रही है। लमसम यानी पूरा एक साथ दे दो, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। दूसरा है हमारे पास कंपनी किस्तों में मांग सकती है, पहली किस्त को एप्लीकेशन, दूसरी किस्त को अलॉटमेंट, तीसरी को इसको कॉल्स बोलते हैं अपन। एंटी बात करते हैं कि अगर पूरा पैसा एक साथ मांग लिया, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही मिल जाएगा, जिसकी एंटी कहते हैं अपन। जब भुगतान कंपनी एक साथ मांग रही है, यानी पूरा पैसा, चाहे वो एप्लीकेशन का हो, सॉरी, चाहे आपने सममूल्य पे इशू किया हो, चाहे डिस्काउंट पे इशू किया हो, चाहे प्रीमियम पे इशू किया हो, पूरा पैसा कंपनी एक इंस्टॉलमेंट में मांग रही है तो उसे लमसम बोलते हैं अपन। इस स्थिति में ऋण पत्र की देय राशि, संपूर्ण राशि आवेदन पर ही क्या कर ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है। तो पूरा पैसा किसके साथ मांग रहे हैं अपन, आवेदन पर मांग रहे हैं। तो जरा देखो इधर, आवेदन पर राशि प्राप्त करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ये एक्स जो दे रखा है ये इंटरेस्ट की रेट है, 10%, 8%, 15%, जो भी सवाल में दे रखा होगा वो यहाँ लिख सकते हैं अपन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पूरा पैसा एक साथ मांग रहे हैं तो पूरा एप्लीकेशन मिल गया। अगर ये आवेदन की राशि जो है आपके पास वो सममूल्य पर इकट्ठा किया है तो आपके अलॉट करने की एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी आपकी कि 8% है, 7% है, जो भी परसेंट लिखनी है। अगर सममूल्य की जगह प्रीमियम पे पैसा इकट्ठा किया है तो प्रीमियम अकाउंट खुल जाएगा आपका। तो जब आवेदन स्वीकार कर रहे हैं अपन, और स्वीकार ऋण पत्रों का किस पे कर रहे हैं अपन, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर आपने प्रीमियम पर इकट्ठा किया है तो जैसे क्या मतलब है, देखो कि अगर आपने मान लो 110 रुपए इकट्ठे किए तो 110 रुपए आ गए आपके, 110 रुपए आ गए तो उसमें 110 रुपए में हमारे पास 100 रुपए तो डिवेंचर के, 10 रुपए प्रीमियम के, इस तरह से आ जाएंगे आपके पास। अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू होती है तो जनता से हमें डिस्काउंट का पैसा इकट्ठा होगा। डिस्काउंट का पैसा इकट्ठा होने का मतलब क्या हो गया आपका कि 100 रुपए की चीज जो है हमारे पास, 100 रुपए की जो चीज है वो आपके पास 90 रुपए में इशू कर रही है, तो जनता से कितने रुपए इकट्ठे होंगे हमारे पास, 90 रुपए। तो पहली जो एंट्री होगी हमारी वो 90 रुपए से होगी। 100 रुपए का डिवेंचर है और हम उसको इशू कितने प्राइस पे कर रहे हैं, 90 रुपए पे कर रहे हैं। तो
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 से हो जाएगी आपकी, और डिस्काउंट पे जब एंट्री करेंगे अलॉट करने की तो एंट्री बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 रुपए। डिस्काउंट का जो लॉस हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 10 रुपए से टू डिवेंचर 100 रुपए से। तो आपके पास इस तरह से एंट्री कन्वर्ट होगी, तो या तो एट पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, जैसी कंडीशन होगी हम एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इंस्टॉलमेंट पे, कि अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट पे शेयर इशू करती है तो क्या होगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट पे शेयर इशू करेगी उससे पहले एक कंडीशन और ले लेते हैं अपन, कि कंपनी जब डिवेंचर को जनता को देती है तो जनता को देते वक्त हमारे पास वापस से वही स्थिति आती है जो शेयर में आती है, कि हम अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन का फेस कर सकते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कंपनी जितने डिवेंचर इशू कर रही है उससे कम की एप्लीकेशन आए, और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी जितने डिवेंचर इशू कर रही है उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आए। तो अगर कम की ज्यादा की एप्लीकेशन आती है तो वो क्या कहलाता है, आपका अधिअभिदान कहलाता है। अधिअभिदान यदि निर्गमित किए गए ऋण पत्रों की अपेक्षा अधिक ऋण पत्रों को क्रय हेतु क्या होते हैं, आपके आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं अपन, अधिअभिदान बोलते हैं। अगर अधिअभिदान है तो हमारे पास शेयर तो ज्यादा है ही नहीं, हम उनका अलॉटमेंट कैसे करेंगे। तो उनका अलॉटमेंट करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है जो हमने पहले भी पढ़ रखी है। अतिरिक्त आवेदन जो आ रहे हैं हमारे पास उनकी राशि को क्या कर दिया जाए, लौटा दिया जाए। यानी अगर कंपनी के पास 50,000 डिवेंचर इशू किए थे एप्लीकेशन, यानी कंपनी के पास जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो 50,000 है, और आवेदन जो आ रहे हैं हमारे पास अलॉटमेंट करने के लिए आवेदन वो आ रहे हैं आपके पास 60,000 के लिए। तो हमारे पास 50,000 शेयर डिवेंचर इशू किए थे और आवेदन आ रहा है 60,000 का, तो हमारे पास 10,000 की एप्लीकेशन ज्यादा आ रही है, तो उन 10,000 का पैसा हम क्या कर देंगे, लौटा देंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास यथानुपात बंटन कर दिया जाए, अनुपातिक बंटन कर दिया जाए, तो फिर आवेदन पर जो अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी उसका समायोजन आवंटन पर कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो पैसा ज्यादा मिला है 10,000 का, वो पैसा अपन कहाँ यूज कर लेंगे, अलॉटमेंट पे यूज कर लेंगे, अगर आपने यथानुपात बंटन किया है तब। नेक्स्ट और तीसरा पॉइंट है हमारे पास दोनों पॉइंट मिलाकर, यानी दोनों पॉइंट मिलाकर मतलब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो थे वो दोनों मिला दें। तो दोनों पॉइंट कैसे मिला दें, कि भाई हमारे पास कुछ का तो पैसा रिफंड कर दिया जाए और कुछ का यथानुपात बंटन कर दिया जाए। तो दोनों स्थितियां, तीनों स्थितियां हमारे सामने क्वेश्चन में मिल सकती है। हमें ध्यान रखना है कि सवाल में किस तरह से एप्लीकेबल करना है, पूरा पैसा रिफंड कर रहे हैं, यथानुपात बंटन कर रहे हैं, या कुछ का रिफंड कर रहे हैं और कुछ को यथानुपात बंटन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है और डिवेंचर को कैसे इशू कर रहा है, किस्तों पे कर रहा है। तो अभी यार मैंने किस्तें बताई थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स। तो हमारे पास तीनों कंडीशन हो सकती है, मतलब तीनों इंस्टॉलमेंट हो सकती है, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के रूप में। हमने ये भी पढ़ा भी कि जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो डिवेंचर एट पार पर या प्रीमियम पर या डिस्काउंट पे होता है। तो जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से हमारी एंट्री होगी। जनरली जो प्रीमियम और अलॉटमेंट का, प्रीमियम और डिस्काउंट का हमें अरेंजमेंट करना होता है, समायोजन करना होता है, वो अलॉटमेंट के साथ करते हैं। तो जरा देखो आपके पास एंट्री करते हैं। सबसे पहले आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, आवेदन की राशि अगर आपको प्राप्त हो रही है तो हमारी आवेदन की राशि की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन। पहले आवेदन का पैसा आएगा, फिर कंपनी आपको डिवेंचर देती है, तो डिवेंचर देगी तो डिवेंचर अलॉट करने की, आवेदन स्वीकार करने की एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आवेदन की राशि अगर ज्यादा मिल गई तो हमें लौटाना पड़ेगा, तो लौटाने की एंट्री अधिअभिदान के केस में अगर अतिरिक्त आवेदन प्राप्त हो रहे हैं तो उस आवेदन की राशि को वापस करना पड़ेगा। वापस करने की एंट्री जो भी परसेंटेज है वो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये स्थिति तभी आएगी जब आपके पास अधिअभिदान होगा, यानी ये तीसरी एंट्री तभी करेंगे। अगर अधिअभिदान नहीं है तो ओवर सब्सक्रिप्शन में रिफंड नहीं कर रहे, और रिफंड नहीं कर रहे तो फिर ये एंट्री नहीं होगी आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट, अधिअभिदान के पास अगर पैसा ज्यादा आया और आपने आवंटन में यूज किया तो उस आवंटन की राशि को यूज करने की एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करने की एंट्री, एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा और अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर अलॉटमेंट से ज्यादा पैसा हुआ तो वो पैसा हम कॉल्स पे भी यूज कर सकते हैं, तो डिवेंचर कॉल्स भी आ सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या सवाल पे डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन का पैसा पूरा अलॉटमेंट पे काम आ गया
या अलॉटमेंट से ज्यादा है तो वो कॉल्स पे भी क्या आ जाएगा, आपका काम आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास कि अगर आवंटन जो हम कर रहे हैं वो ऋण पत्रों का कौन से मूल्य पे कर रहे हैं, सम मूल्य पर। मैंने आपको कहा था अलॉटमेंट तीन तरह से हो सकता है, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तो तीनों की एंट्री है। अगर अलॉटमेंट पर सम मूल्य पे मांग रहे हैं तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, ये एंट्री हो जाएगी। अगर आपने प्रीमियम पे मांगा है, आवंटन जो मांग रही है कंपनी, ऋण पत्रों का निर्गमन किस पे कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है, तो प्रीमियम अकाउंट हमारे लिए प्रॉफिट होता है, प्रीमियम को हम क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बनेगी हमारी, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और तीसरा केस होता है डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करने का, तो भी अलॉटमेंट के साथ ही करेंगे। आवंटन पर देय राशि जो मांग रहे हैं वो बट्टे पर निर्गमन करके मांग रहे हैं, तो बट्टे पर करेंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट इशू डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर। तीनों में से एक ही एंट्री होगी, तीनों नहीं होगी आपकी। यानी अगर आपने एट पार पे किया है तो ये वाली एंट्री होगी, अगर प्रीमियम पे किया है तो ये एंट्री होगी। इसलिए और लगा देता हूं कि इन दो एंट्री और तीसरी एंट्री कौन सी थी हमारी, ये वाली एंट्री डिस्काउंट वाली, इन तीनों एंट्री में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होगी, तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई नहीं होगी। अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा, तो आवंटन की राशि आपको प्राप्त होती है, तब एंट्री करेंगे अपन बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो ये एंट्री बन जाती है आपके पास जब आप अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करते हैं। अलॉटमेंट के बाद आपके पास अगली इंस्टॉलमेंट आती है कॉल्स। कॉल्स जो होती है आपके पास वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल जो भी मांग रहे हैं, डिबेंचर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल डेबिट टू डिबेंचर, ये एंट्री कर दी। अगर डिबेंचर की राशि अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त होती है डिबेंचर की, तो बैंक डेबिट हो जाएगा और फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल क्या हो जाएंगे, आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्रीज आपके पास सीक्वेंस याद रखना है, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, फिर अलॉटमेंट की एंट्री, फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री, फिर सेकंड कॉल की एंट्री। एप्लीकेशन की जो एंट्री होती है उसमें पहले बैंक की एंट्री होती है, यानी पहले पैसा प्राप्त होता है आपको, और फिर आपके पास डिबेंचर को अलॉटमेंट किया जाता है। बाकी सब में पहले अलॉटमेंट की एंट्री होगी और फिर बैंक की एंट्री होगी। तो एंट्री करते वक्त आपको ये सब चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि हम जो डिबेंचर की बात कर रहे हैं, इतनी देर से डिबेंचर अकाउंट खोल रहे हैं, इसको बैलेंस शीट में किस प्रकार दिखाया जाएगा। डिस्क्लोज ऑफ द डिबेंचर इन अ कंपनी बैलेंस शीट, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में, बैलेंस शीट में ऋण पत्रों का प्रकटीकरण किस तरह से उसको दर्शाया जाएगा उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि आपने डिबेंचर कितने टाइम पीरियड के लिए इशू किए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए हैं। डिबेंचर दोनों तरह से इशू हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिबेंचर हमेशा 10 साल के लिए 15 साल के इशू करते हैं, कम टाइम पीरियड के लिए भी इशू हो सकते हैं और ज्यादा टाइम पीरियड के लिए भी इशू हो सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ रही है, यदि ऋण पत्रों का शोधन पेमेंट 12 माह के बाद किया जाता है, 12 महीने के बाद होते हैं, लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है। 12 महीने से कम का टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म। तो अगर 12 महीने से ज्यादा के लिए डिबेंचर इशू कर रहे हो तो उस कंडीशन में जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको बैलेंस शीट की हेड्स याद होने चाहिए। नॉन करंट लायबिलिटीज का एक हेड होता है, उस हेड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के सब हेड के अंतर्गत उसको दिखा दिया जाता है। तो आप कह रहे हैं यहाँ ये लिखा हुआ है कि यदि ऋण पत्रों का निर्गमन की तिथि के 12 माह के बाद उनका शोधन किया जाएगा, तो फिर उस कंडीशन में ऋण पत्रों को गैर चालू दायित्व नॉन करंट लायबिलिटीज के शीर्षक के उप शीर्षक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में उसको दर्शाया जाएगा। तो आपके पास कंडीशन है कि डिबेंचर अगर लॉन्ग टर्म होंगे तो नॉन करंट लायबिलिटीज आएंगे, अगर शॉर्ट टर्म हुए यानी आपने 12 माह के अंदर अंदर डिबेंचर का पेमेंट करना है, तो फिर उस कंडीशन में वो करंट लायबिलिटीज के रूप में आ जाएंगे। ऋण पत्रों का शोधन आर्थिक चिट्ठे की तिथि से 12 माह पहले किया जाता है, 12 माह से पहले कर दिया जाता है, यानी 12 महीने के पहले पहले करेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 12 महीने के अंदर अंदर यानी विद इन 12 मंथ में हमें डिबेंचर खत्म करने हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं होगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो जाएगी, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज कहलाती है। तो ऋण पत्रों का शोधन आर्थिक चिट्ठे की तिथि के 12 माह के अंतर्गत किया जाता है, और 12 माह के अंतर्गत करेंगे तो ऋण पत्रों को चालू दायित्व के रूप में करंट लायबिलिटीज के शीर्षक में अल्पकालीन ऋण शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के रूप में उनको दर्शाया जाता है। तो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है
उसके हिसाब से हमारे पास डिवेंचर इशू करते हैं। तो हमारे पास कंडीशन थी डिवेंचर को कितने तरह से इशू कर सकते हैं वो समझाया। अब अपन बात कर रहे हैं कि डिवेंचर को इशू तो कर रहे हैं, लेकिन डिवेंचर को हम इशू कर रहे हैं बिना नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल में डिवेंचर का इशू कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में जो हम पढ़ रहे थे उसमें डिवेंचर कैश में इशू कर रहे थे। कैश में इशू करने का मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल जो लिया उनमें पैसा इकट्ठा किया। अब हम बात कर रहे हैं कि डिवेंचर दे तो रहे हैं लेकिन विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं, यानी कि विदाउट कैश दे रहे हैं। तो ऋण पत्रों को अन्य प्रतिफल के बदले में जब इशू करेंगे तो हमारे पास पहली कंडीशन आती है कि जब आपने संपत्ति खरीदी हो तब आपने पेमेंट डिवेंचर से किया हो। तो हमारी संपत्ति खरीदने का नाम, संपत्ति का नाम आ जाएगा। अगर मशीन खरीद रहे हो तो मशीन आ जाएगी, बिल्डिंग खरीद रहे हो तो बिल्डिंग आ जाएगी। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये एंट्री का नियम है। अगर आपने किसी व्यवसाय को खरीद लिया तो व्यवसाय को खरीदेंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट गुड और टू लायबिलिटीज टू वेंडर। वेंडर को जो पेमेंट करते हैं उसे बोलते हैं क्रय प्रतिफल। अगर ये क्रय प्रतिफल, परचेस कंसिडरेशन जो होता है वो हमारे पास लिखने के बाद डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा और डिफरेंस डेबिट में आ रहा है, तो डिफरेंस डेबिट में जो आएगा वो गुडविल कहलाएगी। और वही डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड में आया तो क्या कहलाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। यानी हमें अगर परचेस कंसिडरेशन दिया हुआ है कि आपने किसी व्यवसाय को कितने में खरीदा, 10 लाख में खरीदा या 10 करोड़ में खरीदा, तो उसकी एसेट जो खरीदी है वो डेबिट हो जाएगी, जो लायबिलिटीज खरीदी है वो क्रेडिट हो जाएगी। एंड टू वेंडर में हम उसका परचेस कंसिडरेशन लिख देंगे। और हमें रूल पता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर आते हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन डिफरेंस आ रहा है तो डेबिट में जो डिफरेंस आएगा उसे क्या बोलते हैं अपन, गुडविल, और क्रेडिट में जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास कि ऋण पत्रों का जब अपन भुगतान कर रहे हैं, यानी ये जो वेंडर अकाउंट खुला है आपका, दोनों कंडीशन में, चाहे आपने एसेट्स खरीदी हो चाहे आपने व्यवसाय खरीदा हो, अगर वेंडर अकाउंट खरीदा है, वेंडर अकाउंट खोला है, तो ये वेंडर अकाउंट का हमें भुगतान करना है। और भुगतान करने के लिए हमारे पास तीनों कंडीशन है कि डिवेंचर आप सम मूल्य पे दे रहे हो, तो जितना वेंडर अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यानी अगर वेंडर अकाउंट आपके पास 5 लाख से क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट भी कितने से होगा आपका, 5 लाख से होगा, क्योंकि हम 5 लाख का भुगतान कर रहे हैं। अगर डिवेंचर सम मूल्य पे दे रहे हैं तो सिंपल एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अगर आप सम मूल्य पर भुगतान कर रहे हैं। अगर आपने प्रीमियम पे किया तो वापस वही बोल रहा हूँ, वेंडर अगर 5 लाख से क्रेडिट है तो 5 लाख आएगा और यहाँ 5 लाख रुपए वापस से क्या हो जाएंगे आपके वेंडर अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, यानी हमें 5 लाख रुपए के डिवेंचर देने हैं विद प्रीमियम, तो आपके पास वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस केस में हो सकता है सवाल में आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल के नहीं दे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपको निकालने पड़ सकते हैं कि हम कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं 5 लाख का भुगतान करने के लिए। तो आप क्या करोगे, ये जो क्रय प्रतिफल है आपका वो तो रखोगे ऊपर कि भाई हमें 5 लाख का भुगतान करना है, और हमारा जो अंकित मूल्य होता है उस अंकित मूल्य में प्रीमियम जोड़कर एक डिवेंचर का अंकित मूल्य और साथ में प्रीमियम उसको जोड़कर डिवाइड कर दोगे आप क्रय प्रतिफल को, तो फिर आपके नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे, कितने डिवेंचर आप यहाँ पर इशू कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तीसरा डिवेंचर है कि वेंडर को जो हम डिवेंचर से पेमेंट कर रहे हैं वो डिवेंचर डिस्काउंट पे दे रहे हैं, और डिस्काउंट हानि है तो हानि आपकी डेबिट हो जाएगी। वेंडर अकाउंट डेबिट वापस हो रहा है, 5 लाख से क्रेडिट किया है तो 5 लाख से क्या होगा आपका डेबिट होगा आपका। ये ध्यान रखना, फर्स्ट एंट्री जो हमने बनाई थी उसमें हमने डिवेंचर अकाउंट हमने 5 लाख से क्रेडिट कर रखा है, ये जो बता रहा था मैं आपको एंट्री में, तो कहा 5 लाख से क्रेडिट किया तो डेबिट भी कितने से करेंगे, 5 लाख से करेंगे। वेंडर अकाउंट मैच करना चाहिए ताकि आप पेमेंट पूरा कर सकें। तो आपके पास वेंडर है, अगर डिवेंचर्स की संख्या नहीं दे रखी डिस्काउंट पे तो ये भी आपको निकालनी पड़ सकती है। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालोगे आप, कि आपका जो क्रय प्रतिफल है यानी 5 लाख रुपए वो तो ऊपर रखेंगे अपन, और जो हमारा अंकित मूल्य है, फेस वैल्यू है, उस अंकित मूल्य में से बट्टा डिस्काउंट क्या कर देंगे अपन, लेस कर देंगे। तो आपके पास प्रीमियम हुआ तो ऐड करके क्रय प्रतिफल में से भाग लगाना है, और अगर डिस्काउंट हुआ तो अंकित मूल्य में से पहले डिस्काउंट लेस होगा, लेस होने के बाद आपके पास क्रय प्रतिफल से भाग लगाना है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकल जाएंगे
जितने डिवेंचर निकलेंगे उतने डिवेंचर को डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर देना, डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी, उतने डिवेंचर के अंकित मूल्य से मल्टीप्लाई कर देना, डिवेंचर के अंकित मूल्य की प्रविष्टि आ जाएगी। तो अगर कंपनी डिवेंचर को नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल में इशू करता है तो इन तीनों में से किसी एक एंट्री को हम कर सकते हैं। सवाल बताएगा कि सममूल्य पे इशू करना है, प्रीमियम पे इशू करना है या बट्टे पे इशू करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन कि अगर हमने डिवेंचर को सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन कर रहे हैं। ये सहायक प्रतिभूतियां क्या होती है? अभी तक हम डिवेंचर को लायबिलिटीज मान देते, बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होगी, नॉन करंट लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज मान के कर रहे थे। अगर डिवेंचर आपने सहायक प्रतिभूति के रूप में कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में अगर इशू किया है तो इसका मतलब है कि हम बैंक के पास गए हैं, बैंक से लोन लिया, लेकिन लोन के बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखना था, तो हम हमारे डिवेंचर गिरवी रख के आ गए। तो यहाँ डिवेंचर हमारी सिक्योरिटीज का काम कर रहे हैं, एक तरह की एसेट्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि बैंक कभी भी लायबिलिटीज को गिरवी करके लोन नहीं देता, एसेट्स को गिरवी करके लोन देता है। तो बैंक को हमने डिवेंचर दिए हैं और बदले में लोन लिया है, तो यहाँ डिवेंचर हमारी सिक्योरिटीज का काम कर रहे हैं। जिस दिन हम लोन चुका देंगे उस दिन डिवेंचर हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो क्या लिख रहा है देखो, कंपनी के द्वारा जब बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण लिया जाता है तो ऋण प्रतिभूति के रूप में मूल प्रतिभूति के अतिरिक्त ऋण पत्रों को भी सहायक प्रतिभूति के रूप में दे दिया जाता है। तो हम अपने डिवेंचर्स को, यानी अदर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं है तो आप डिवेंचर को भी सिक्योरिटीज के रूप में रख सकते हैं। इस प्रकार का निर्गमन ऋण पत्रों का सहायक या संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन कहा जाता है। कंपनी द्वारा ऋण का भुगतान कर दिए जाने पर सहायक प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋण पत्रों को ऋणदाता द्वारा कंपनी को वापस कर दिया जाता है, यानी बैंक वापस वो डिवेंचर आपको लौटा देंगे अगर आपने टाइम पे लोन रिफंड कर दिया या लोन चुका दिया। तो इनकी क्या एंट्री होती है या इनको किस तरह से बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जरा वो भी देख लेते हैं हमारे पास। तो इनको दो तरह से रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारी सहायक प्रतिभूतियां होती है या संपार्श्विक प्रतिभूतियां हैं, इनको जब बुक्स में दिखाते हैं तो इनके लिए दो वैकल्पिक विधि है। वैकल्पिक विधि का मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार दोनों में से कोई सी भी विधि अपना सकते हैं अगर सवाल कोई चॉइस नहीं बताता तो पहली विधि क्या है देखो हमारे पास कि जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है, बैंक से लोन लेने के बदले में इशू कर रहे हैं तो बैंक से लोन लेने की एंट्री करेंगे, लेकिन जो डिवेंचर हमने दिए हैं उनकी हम कोई प्रविष्टि नहीं करते। सिर्फ बैलेंस शीट में जब बैंक लोन दिखाते हैं लायबिलिटीज में, उसके ब्रैकेट में हम दिखा देते हैं कि कितने डिवेंचर हमने कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में इशू किए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिवेंचर जो दे रहे हैं फर्स्ट केस में हम उनकी कोई एंट्री नहीं कर रहे। इस विधि में सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का जो निर्गमन कर रहे हैं उनकी कोई जनरल प्रविष्टि नहीं की जाती। जनरल प्रविष्टि नहीं कर रहे तो ना तो अकाउंट डेबिट हो रहा है ना अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, क्योंकि कंपनी यह मानती है कि वास्तव में ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं किया गया है, अभी तो उन्हें बैंक के पास केवल जमानत के रूप में रखे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एंट्री नहीं कर रहे तो वो बुक्स में अलग से शो नहीं होंगे। ऐसे ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए कंपनी ये चालू दायित्व में जो होता है हमारे पास उसमें ऋण के साथ, यानी जो बैंक का लोन है उसके कोष्टक में यह लिखकर दे दिया जाता है कि डिवेंचर सिक्योरिटीज के रूप में इशू किए हैं। तो हम जब बैंक लोन लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे तो उसके ब्रैकेट में कोष्टक में हम ये लिख देते हैं कि कितने डिवेंचर हमने सिक्योरिटीज के रूप में रख रखे हैं, लेकिन उसको कोई एंट्री नहीं करते। जिस दिन लोन चुका देंगे वो डिवेंचर भी वापस आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट होता है अगर अपन उनकी एंट्री करते हैं तो, अभी तो हम कहते हैं एंट्री नहीं करते, लेकिन दूसरा वैकल्पिक तरीका जो है उसमें हम एंट्री करते हैं। तो एंट्री करेंगे, लेकिन फर्स्ट एंट्री में तो सिर्फ बैंक की एंट्री होगी, आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, सिर्फ ये एंट्री करेंगे, लेकिन सेकंड डिवेंचर के बदले में हम कोई एंट्री नहीं कर रहे। सेकंड विधि जो होती है हमारे पास उसमें हम बैंक से लोन लेने की एंट्री भी करेंगे और साथ में जो डिवेंचर मॉर्गेज कर रहे हैं उसकी भी एंट्री करेंगे। वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण लेने के लिए हम जो प्रविष्टि करने वाले हैं उनकी एंट्री क्या करने वाले हैं जरा देखो। बैंक से लोन लिया अपन ने तो उस लोन लेने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये तो एंट्री वही होगी आपकी, लेकिन जो डिवेंचर दिए हैं उनकी एंट्री क्या होगी आपकी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अगर आपने डिवेंचर को इशू करने की प्रविष्टि करी है
तो क्या एंट्री बन जाएगी आपकी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ये उस केस में जब आप सेकंड विकल्प को अपनाते हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमने जो डिवेंचर इशू किए हैं उनकी कुछ साथ में हमने शोधन की शर्तें जोड़ दी। शोधन की शर्तें मतलब हम डिवेंचर को 5 साल 7 साल 10 साल के लिए इशू कर रहे हैं, तो उसके बाद डिवेंचर को पेमेंट करेंगे तो किन कंडीशन पे पेमेंट होगा। तो देखो इशू तो हम कर ही रहे हैं, इशू के लिए 3 प्राइस हैं, सममूल्य, प्रीमियम या डिस्काउंट। लेकिन जब शोधन करेंगे 5 साल बाद या 7 साल बाद तो हम 2 ही प्राइस पर शोधन कर सकते हैं, सममूल्य पर और प्रीमियम पर। हम डिस्काउंट पर शोधन नहीं कर सकते। इसको यूं समझ लेते हैं कि आज आप 100 रुपए दो किसी को और उससे कहो कि 5 साल बाद 90 रुपए ले लेना, तो वो आपको 100 रुपए ही नहीं देगा। यानी हमें 5 साल बाद 90 रुपए कोई मिल रहा है तो क्यों डिस्काउंट लॉस में है, आपको 100 रुपए देगा। तो इसलिए हम शोधन का जो मूल्य निर्धारित कर रहे हैं 5 साल बाद, वो सममूल्य हो सकता है या प्रीमियम हो सकता है, लेकिन बट्टा नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका ऋण पत्रों को सममूल्य, प्रीमियम और बट्टे तीनों में से किसी भी प्रकार से अपन निर्गमित कर सकते हैं। लेकिन परंतु जब शोधन करने की बात आ रही है आपकी, तो शोधन केवल सममूल्य पर या प्रीमियम पे किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन ने निर्गमन की एंट्रियां तो पढ़ ली कि निर्गमन जो कर रहे हैं वो सममूल्य पे क्या होता है, प्रीमियम पे क्या होता है, डिस्काउंट पे क्या होता है। अगर शोधन अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई सममूल्य पे कर रहे हैं या प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो हमारी एंट्रीज में क्या चेंजेस आएगा, इसको मैं आपको समझा देता हूं। ध्यान से देखना कि हमारी एंट्रीज किस इन परिस्थिति में एंट्री क्या होगी। तो देखो मैंने आपको बताया कि इशू जो कर रहे हैं अपन, हम जो इशू करते हैं वो इशू की एंट्री हमने कौन कौन से प्राइस पे करी है, एट पार पे करी, प्रीमियम पे करी है, और तीसरा केस क्या बताया अपन ने, डिस्काउंट पे करी है। तो ये वाली जो प्राइस है, इन प्राइस पर क्या एंट्री होती है वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि कंपनी रीपेबल रिडम्पशन शोधन के लिए बता रही है कि 5 साल बाद हम सममूल्य पर पेमेंट करेंगे, एट पार पे पेमेंट करेंगे। अगर सममूल्य पर पेमेंट करने की बात होती है तो आपको एक्स्ट्रा एक भी एंट्री नहीं करनी। ये जो एंट्री होगी बस यही एंट्री करके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये बताया गया है कि हम रीपेबल, रीपेमेंट या शोधन हम सममूल्य पर करेंगे, यानी 100 रुपए के बदले में 100 रुपए ही चुका रहे हो, तो आपकी कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी। सिर्फ ये वाली एंट्री जो करी हमने एट पार की, प्रीमियम की, डिस्काउंट की, वही होगी। लेकिन अगर हम ये कह दें कि शोधन किस पे हो रहा है, आपका प्रीमियम पे हो रहा है, शोधन जो कर रहे हैं अपन वो कौन सी प्राइस पे हो रहा है, आपका प्रीमियम पे होगा। यानी आपको ये बोल दिया कि आज 100 रुपए दो और 5 साल बाद हम आपको 110 रुपए लौटाएंगे, तो यानी आप 10 रुपए प्रीमियम पर पेमेंट करने की बात कर रहे हैं। शोधन पर प्रीमियम आपके लिए लॉस है, जिसकी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री आपके पास होगी लॉस ऑन इशूड of debentures debit to premium on redemptions of debentures। तो आपके पास ये एंट्री बनेगी कि अगर आप शोधन कर रहे हो और शोधन इन प्राइस पे कर रहे हैं, सममूल्य पे कर रहे हैं, शोधन सममूल्य पे कर रहे हैं, तो आपको कोई एंट्री एक्स्ट्रा नहीं करनी। इशू की जो एंट्री होगी वो की वही रहेगी। लेकिन अगर शोधन कौन सी प्राइस पे किया आपने, प्रीमियम पे किया, तो इशू की एंट्री तो करनी है, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपके पास एक एंट्री और एक्स्ट्रा होगी कि हमें 100 रुपए की जगह 110 रुपए चुकाने, तो वो जो 10 रुपए चुका रहे हैं उसकी एंट्री अलग से होगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये एंट्री होगी हमारे पास। ये जो लॉस है, इस लॉस को या डिस्काउंट भी इशू कर रहे हैं तो ये भी लॉस है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही आ रहा है कि ये जो लॉस अकाउंट आपने खोला है इसको अप्लीकेट करना है, इसको बंद करना है। तो इसको किस तरह से बंद करते हैं जरा देखो आपके पास कि ऋण पत्रों पर जब निर्गमन करने पर जो बट्टा होता है वो, या फिर निर्गमन पर जो हानि हो रही है उसको किस तरह से अप्लीकेट करना है। तो ये जो लॉस अकाउंट खोला या डिस्काउंट अकाउंट खोला, इसको हम हमारे पास जो भी पूंजीगत लाभ होते हैं, पूंजीगत लाभ कौन से होते हैं हमारे पास, पूंजीगत लाभ होंगे हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम, या फिर हमारे पास P&L, या हमारे पास जनरल रिजर्व,
उनसे कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कहाँ करते हैं वहीं पे। तो हम उनको सिक्योरिटीज प्रीमियम को छोड़ देते हैं। बाकी जो हमारे पास P&L है, हमारे पास जो कैपिटल रिजर्व है, उससे इसको क्या कर दिया जाएगा, अप्लीकेट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, लॉस डेबिट होता है, राइट ऑफ करने के लिए क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जो प्रविष्टि बनने वाली है वो क्या हो रही है, देखो स्टेटमेंट ऑफ P&L से हम अगर राइट ऑफ करेंगे तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर आपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट को करा तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर आपने कैपिटल प्रॉफिट यूज किया है तो कैपिटल प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। रेवेन्यू प्रॉफिट यूज किया है तो रेवेन्यू प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। और जो लॉस राइट ऑफ कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा आपका टू लॉस या डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो ये राइट ऑफ करने की प्रविष्टि है कि आप किस अकाउंट से इसे राइट ऑफ कर रहे हैं। ये जो राइट ऑफ कर रहे हैं, इस राइट ऑफ के लिए हमारे पास एक समस्या और आती है कि हम डिस्काउंट को किस तरह से राइट ऑफ करें। वैसे तो हमारे पास दो कंडीशन है इसके लिए भी कि एप्लीकेशन जब अपन करेंगे तो उसके लिए दो कंडीशन आती है। एक, किस्तों में बराबर किस्तों में बांट दिया जाए, यानी 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि आपको 50,000 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, डिस्काउंट का लॉस या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये जो लॉस है ये 50,000 का है और आप डिवेंचर को 5 साल के लिए इश्यू कर रहे हैं। तो हर साल हम 10-10 हजार रुपए का अप्लीकेट करते जाएंगे। यानी हमारी जो लास्ट एंट्री अभी हमने पढ़ी थी कि भाई हम किस्तों में हानि को अप्लीकेट कर रहे हैं तो P&L से राइट ऑफ कर रहे हैं, जैसे हर साल P&L तो होता ही है, ठीक है। तो हम अगर उसको अप्लीकेट कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो इंस्टॉलमेंट की राशि है उसको फिक्स कर दिया हमने कि हर साल हमारे पास जो प्रॉफिट है उसमें से हम 10,000 रुपए क्या करते जाएंगे, अप्लीकेट करते जाएंगे। तो देखो ध्यान रखना, जब ऋण पत्रों का शोधन एक निश्चित अवधि के पश्चात एक मुश्त कर रहे हैं, यानी हम डिवेंचर को एक साथ पैसा चुका रहे हैं और 5 साल बाद चुका रहे हैं या 10 साल बाद चुका रहे हैं, जो भी निर्धारित अवधि है, तो कुल हानि को उस अवधि से बराबर क्या कर दिया, उस अवधि में बराबर बांट दिया जाता है। 50,000 का हम लॉस बताए थे कि लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट जो खोल रखा है हमने, या हमने जो डिस्काउंट अकाउंट खोल रखा है वो हमारा 50,000 का है। तो उस केस में उस 50,000 को 5 साल से डिवाइड कर देंगे। हर साल 10-10 हजार रुपए हमारे P&L से एप्लीकेट करते जाएंगे। पहले साल 50,000 था, 10,000 एप्लीकेट कर दिया तो 40,000 हो जाएगा, फिर 10,000 एप्लीकेट कर देंगे 30,000 हो जाएगा, फिर 10,000 एप्लीकेट कर देंगे 20,000 हो जाएगा, फिर लास्ट में 10,000 बचने के बाद 0 हो जाएगा। तो ये धीरे 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 कम होता हुआ जाता जाएगा। तो इस तरह से एप्लीकेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास होता है, अगर हम बकाया ऋण पत्रों को अनुपात में विधि का अपनाते हैं। ये अनुपात विधि कब लगेगी, अगर डिबेंचर्स का पेमेंट आप एक साथ नहीं कर रहे, किस्तों में कर रहे हैं। यानी 1 मिनट के लिए मान लें हमने 5 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं और हम 5 लाख के डिबेंचर का पेमेंट एक साथ नहीं कर रहे, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, तो उस 5 लाख का पेमेंट को कितना कितना पेमेंट करते जा रहे हो, उसके हिसाब से पेमेंट होगा। मान लेते हैं कि हम 1 लाख का पेमेंट हर साल कर रहे हैं, तो हमारे फर्स्ट ईयर जो हमारे पास डिबेंचर थे वो 5 लाख के थे, अमाउंट ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो 5 लाख के थे, आपने 31 मार्च के दिन 1 लाख के डिबेंचर का शोधन कर दिया, यानी हम एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहे हैं, पूरे डिबेंचर का पेमेंट नहीं कर रहे। 1 लाख चुका दिए तो हमारे पास दूसरे साल 4 लाख के डिबेंचर बच जाएंगे। फिर 1 लाख का पेमेंट कर देंगे तो तीसरे साल हमारे पास 3 लाख के डिबेंचर बच जाएंगे। फिर 1 लाख का पेमेंट कर देंगे तो चौथे साल हमारे पास 2 लाख के डिबेंचर बच जाएंगे। फिर 5वें साल 1 लाख के डिबेंचर बच जाएंगे और फिर लास्ट में 0 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम हर साल डिबेंचर का शोधन कर रहे हैं, यानी एक साल 5 लाख का भुगतान नहीं कर रहे। तो इनका जो अनुपात बनेगा, क्या अनुपात बन रहा है, देखो 5, 4, 3, 2, 1, इस अनुपात में हम हमारे लॉस को क्या कर देंगे, अप्लीकेट कर देंगे। यानी हम जो कह रहे हैं कि किस्तों में शोधन कर रहे हैं तो बट्टे या हानि को अप्लीकेट भी हम क्या करेंगे, प्रतिवर्ष उनके अनुपात में ही करेंगे। तो ये अनुपात बना दिया। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा लॉस जो है वो 50,000 का है, तो इन सबका टोटल लो, जो टोटल आ रहा है आपका वो आ रहा है 15। हमारा लॉस हम 5,000 का मान देते तो राइट ऑफ करने वाली राशि हर साल कितनी होगी वो निकाल सकते हो आप, 5/15 इंटू 50,000। यहाँ जो अमाउंट है ये 50,000 का की अमाउंट है आपकी, डिस्काउंट की अमाउंट जो अपन मान के चल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो इस तरह से पहले साल की अमाउंट आ जाएगी कि हम कितनी राशि एप्लीकेट कर रहे हैं। दूसरे साल की निकालनी है 4/15 इंटू 50,000,
तीसरे साल की राशि निकालनी है 3/15 इंटू 50,000। चौथे साल की राशि निकालनी है 2/15 इंटू 50,000। और लास्ट ईयर की राशि निकालनी है तो 1/15 इंटू 50,000। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं कि डिवेंचर की राशि को एक मुश्त भी राइट ऑफ किया जाता है, यानी पूरा 50,000 एक साल पीएनएल में डाल दो, तो वो तो हमारे पास तरीका है। अगर हम दो तरीके अपना रहे हैं कि अगर डिवेंचर का बराबर किस्तों में कर रहे हैं तो फिर बराबर किस्तें यानी कितने साल बाद डिवेंचर शोधन होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। अगर हम डिवेंचर का पेमेंट एक साथ नहीं कर रहे, किस्तों में कर रहे हैं, तो इन किस्तों के हिसाब से जितनी किस्त होते जाएगी डिवेंचर कम होते जाएंगे, उन कम वाले डिवेंचर यानी जो डिवेंचर का अमाउंट होगा उसका हम अनुपात बनाएंगे और अनुपात बनाकर इसको बांट दिया जाएगा। तो इस तरह से हम हर साल के डिस्काउंट की अमाउंट निकाल सकते हैं। लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर हमें डिवेंचर्स इश्यू कर रहे हैं तो उस पर हर साल क्या देना पड़ेगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा। और हर साल ब्याज देने की दर पहले से ही क्या कर चुके हैं, अपन निर्धारित कर चुके हैं। तो ब्याज एक निश्चित दर से देना है, ये तो हमें पता है। ब्याज एक प्रभार है, प्रभार का मतलब फर्म को देना ही पड़ेगा, सॉरी कंपनी को देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी के पास लाभ हो चाहे कंपनी को हानि हो, ब्याज आपको चुकाना ही पड़ेगा। मेन चीज आपके पास होता है कि ब्याज कंपनी कब चुकाएगी। कंपनी का जो ब्याज की दर है वो तो हमने कह दिया भाई हमें 6% देना, तो हर पूरे साल का 6% है। लेकिन कंपनी ये ब्याज जो 6% चुकाने वाली है इसको 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में चुका सकती है। जनरली एनुअल तो हम जानते ही चुकाना ही है, लेकिन कंपनी अपने बर्डन को कम करने के लिए इसको 2 किस्तों में बांट देते हैं, 6-6 महीने में चुकाती है। तो सामान्यतः जो ब्याज की दर है उसको अर्धवार्षिक चुकाया जाता है, 6-6 महीने में चुकाया जाता है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक है, आपने डिवेंचर कोई सी भी प्राइस पे चुकाया इशू किया हो, सममूल्य प्रीमियम बट्टा जो भी है किसी भी प्राइस पे इशू किया हो, आप डिवेंचर के अंकित मूल्य पर फेस वैल्यू पर ही ब्याज की दर क्या करोगे, अप्लाई करोगे। 6 महीने का निकालना है तो 6/12 कर देंगे, अगर 1 साल का निकालना है तो 6/12 करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि डिवेंचर का जो अंकित मूल्य है, जैसे 5 लाख के डिवेंचर मान के चल रहे थे अपन, तो भले आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो लेकिन ब्याज जो निकाला जाएगा वो 5 लाख पर ही निकाला जाएगा। भले आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो लेकिन जो ब्याज निकाला जाएगा वो अंकित मूल्य यानी 5 लाख पर ही निकाला जाएगा। तो आपको 5 लाख रेट आपकी जो भी होगी उस पे इंटू दर आपके पास इंटू समय आपको ध्यान रखना है। अगर पूरा 1 साल का निकाल रहे तो ठीक है, नहीं तो 6/12, 6 महीने का निकालेंगे तो 6/12 हो जाएगा, 3 महीने का निकालेंगे तो 3/12 हो जाएगा। लास्ट पॉइंट हमारे पास इनकी एंट्री कैसे होती है जरा वो देख लें। जब आपके ब्याज ड्यू होता है, साल में कितनी तारीख को ब्याज चुका रहे हो उसकी ड्यू डेट होगी, उसे ड्यू डेट बोलते हैं अपन। इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, खर्चा डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर होल्डर को चुका रहे हैं। अगर कंपनी डिवेंचर का ब्याज जो जनता को दे रही है उसका टैक्स काट के चुकाएगी तो हमारे पास एक वर्ड और आ जाता है टीडीएस। लेकिन ये टीडीएस की रेट सवाल बताएगा तो काटना, नहीं तो हमारे पास ड्यू की एंट्री ही रहेगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। टैक्स जो है वो तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, इंटरेस्ट जो है वो आपके पब्लिक के पास जाएगा जिसके पास भी डिवेंचर है। तो ऋण पत्रों पर जो ब्याज का भुगतान कर रहे हैं उसकी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और जो टीडीएस चुकाया है वो टीडीएस आयकर डिपार्टमेंट के पास जाएगा यानी सरकार के पास जाएगा, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री साल में उतनी बार होगी जितनी बार आप इंटरेस्ट चुका रहे हो, यानी 6 महीने में चुका रहे हो तो साल में 2 बार, अगर एनुअल चुका रहे हो तो साल में 1 बार। इंटरेस्ट का खर्चा कंपनी के लिए हानि है और हानि को अपन अप्लीकेट करते हैं पी&एल अकाउंट से, तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल टू इंटरेस्ट ये एंट्री साल में 1 बार ही होगी क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पी&एल 31 मार्च को ही बनता है। तो हमारे पास साल में 2 बार इंटरेस्ट चुका रहे हैं तो दोनों को जोड़कर एक साथ पी&एल में ट्रांसफर कर देंगे 1 साल का, और अगर साल में एक ही बार चुका रहे हैं तो 1 बार ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एंट्री तो साल में बार रिपीट होगी लेकिन पी&एल की एंट्री 31 मार्च को ही की जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा चैप्टर का रिविजन कंप्लीट होता है।